हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और पीछे जैसा कि हम लोग डिकोड एग्जाम का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का प्रश्न संख्या 70 तक हम देख चुके थे। और पिछले वीडियो में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरे प्रश्नों को व्याख्या करने में या कहीं बोलने में कुछ त्रुटि हो जा रही है तो मैं चाहूँगा कि उसका सुझाव आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दें। तो ज़्यादा देरी न करते हुए आज शुरू करते प्रश्न संख्या 71 से आज देखेंगे हम लोग। तो देखिए, प्रश्न संख्या 71 अर्थात 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टानी संरचना का सबसे बड़ा पिंड होता है। बैथोलिथ होता है, डाइक होता है, लेकोलिथ होता है या फैकोलिथ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बैथोलिथ। बैथोलिथ जो है ना, ये आग्नेय चट्टानी संरचना का सबसे बड़ा पिंड होता है और ये ज्वालामुखी के स्वरूप ज्वालामुखी संरचनाएं हैं। और ये जब बैथोलिथ क्या होता है ना, जब मैग्मा अत्यधिक गहराई में से या मतलब अत्यधिक गहराई से निकलती है और गुंबद रूपी संरचना में जम जाती है, तो इस द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं। और इसका विस्तार जो होता है ना, कई 100 किलोमीटर तक होता है। और ये मूलतः किसका बनी होती है, तो ये ग्रेनाइट की बनी होती है। किसका, तो ग्रेनाइट की बनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आग्नेय चट्टानी का सबसे बड़ा पिंड कौन होता है, तो बैथोलिथ होता है। अगला प्रश्न है, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। देखिए, इस प्रश्न संख्या 72 का है कि उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से सत्य कथन चुनिए। तो इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। तो पहला कथन है क्या है, सही है। पहला कथन क्या है, सही है। आप सभी लोग को पता होगा, जो पृथ्वी की जो कुल कितनी दाब पेटियां हैं, तो पृथ्वी कुल 7 दाब पेटियां होती हैं। उसी में आता है जो ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, जो 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य पाया जाता है। तो पहला कथन क्या है, सही है। ये दूसरा कथन करे, ये पेटी व्यापारिक तथा पछुआ हवाओं के मध्य विभाजन का कार्य करती है। तो दूसरा कथन भी क्या है, सही है। अर्थात पूछा कौन सत्य कथन चुनना है, तो ऑप्शन नंबर सी में 1 और 2 दोनों है दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न कर रहा है, हकाका बोराजी क्या है। हकाका बोराजी निम्नलिखित में से किस एशियाई देश का सर्वोच्च शिखर है। हकाका बोराजी जो है निम्नलिखित में से किस एशियाई देश का सर्वोच्च शिखर है। तुर्की का, थाईलैंड का, या इंडोनेशिया का, या म्यांमार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार का। ये जो हकाका बोराजी जो है, ये म्यांमार देश की सर्वोच्च शिखर है। और ये जो इसका मतलब जगह है, ये म्यांमार भारत एवं बांग्लादेश के पूर्व तथा ये म्यांमार भारत एवं बांग्लादेश के पूर्व तथा चीन के दक्षिण में स्थित है। ठीक। और ये देखिए, ये तो हम म्यांमार के बारे में बता रहे हैं कि म्यांमार है कहाँ। तो म्यांमार जो है भारत और बांग्लादेश के पूर्व में तथा चीन के दक्षिण में तो होता रहा है। और ये जो हकाक बोराजी जो है, इसकी जो कुल लंबाई है ना, कितना है, तो इसकी जो कुल लंबाई है आपका लगभग 5881 मीटर है। 5881 मीटर है। और ये म्यांमार के पूर्वी भाग अर्थात कम ऊंचाई वाली पठारी क्षेत्रों में है। कुल मिला जुला के जो हकाका बोराजी जो है, ये म्यांमार में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो एल्मादी पॉइंट, रास बेन सक्का, या केप अंगुलुहास, या रास हफुर। क्या पूछा है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी बिंदु। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे पूर्वी बिंदु है ना, ये है आपका रास हफून। क्या है, रास हफून है। और अफ्रीका जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि में एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक। तो इसका जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो रास हफून जो है। ये जो रास हफून जो है ना, ये आप किस किस देश में पड़ता है, तो भाई तो ये पड़ता है सोमालिया में। कहाँ, ये पड़ता है आपका सोमालिया में। ये है सोमालिया में। और यही थोड़ा इसका सब अफ्रीका के उत्तरी, हाँ अफ्रीका, यहीं पे अफ्रीका महाद्वीप में ही सबसे बड़ा महाद्वीप पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है। कौन सा मरुस्थल, तो ये सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है। खैर ये प्रश्न नहीं था, थोड़ा सा ये अलग जानकारी थी। खैर हम लोग आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न 65 कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी, मैगडेलना नदी या पराना नदी या साओ फ्रांसिस्को नदी। तो आप सभी लोग पता होगा कि जो अमेजन नदी है यह अमेजन नदी ये अपवाह क्षेत्र व जल आयतन के दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी व दूसरी सबसे लंबी नदी होती है। ये सबसे दूसरी लंबी नदी होती है। तो देखिए विश्व की जो सबसे दूसरी अमेजन नदी मतलब दूसरी लंबी नदी होती है तो अमेरिका की सबसे क्या हो जाएगी, ये सब अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। क्योंकि आप लोग सबसे पता होगा जो सबसे बड़ी नदी होती कौन सी है, नील नदी है। तो नील के बाद से अमेजन नदी आ जाएगी और ये अमेरिका की सबसे बड़ी लंबी नदी होती है। लेकिन इसमें पूछा क्या है, दूसरी मतलब अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी। तो अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे दूसरी लंबी नदी होती है ये होती है आपका ये है पराना नदी। अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे दूसरी बड़ी लंबी नदी है अमेजन के बाद से ये पराना नदी है। पराना नदी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह विश्व की सबसे ये क्या है ना कि इसके ये ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है। कहाँ से, तो ये ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है। और इस नदी के किनारे अर्जेंटीना का जो रोजारियो शहर है, अर्जेंटीना का एक रोजारियो शहर है, इसी नदी के किनारे मिलता है, मतलब इसी नदी के किनारे स्थापित है वो। और ये यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक बांध यहाँ पे इसी नदी पर बनाई गई है। और ये पराग्वे और ये जो पराना नदी की जो सहायक नदी है पराग्वे इसकी सहायक नदी है। खैर इसका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, पराना नदी। अमेजन सबसे बड़ी लंबी नदी है अमेरिका महाद्वीप की। अब अगला प्रश्न देखते हैं 76 कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में आने वाले स्थानीय तूफान को बोर्डो ईचीला कहते हैं। हालांकि ये प्रश्न सबसे नया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में आने वाले स्थानीय तूफान को बोर्डो ईचीला कहा जाता है। असम में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या बिहार में। तो देखिए जो बोर्डो ईचला के बारे में आप लोग पढ़े होंगे लेकिन थोड़ा सा नाम इसका परिवर्तित है। इसको काल बैसाखी के तरह से ही बोर्डो ईचला है। और जो बोर्डो ईचला जो है ये असम में तूफानी जो हवाएं होती हैं इसी को बोर्डो ईचला कहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में आती हैं। कुल मिलाकर बोर्डो ईचला जो है असम राज्य की स्थानीय तूफान को कहते हैं बोर्डो ईचला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र से दाहिने की ओर से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र से दाहिने की ओर से मिलती है। तो लोहित दिया है, बराक दिया है, संकोच दिया है, कपिली दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी से दाहिने की ओर से मिलती है। कौन, ब्रह्मपुत्र को दाहिने ओर से कौन नदी मिलती है, तो संकोच नदी जो है ये दाहिने ओर से मिलती है। अब बाकी जो लोहित, बराक, ये कापली ये भी इसकी सहायक नदी हैं लेकिन ये किसे बाएं तरफ से मिलती हैं, ये बाएं तरफ से मिलती हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहा है 78 दे रहा है सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। इसकी भारत में लंबाई 1517 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 78 का रहा है कि सिंधु नदी के बारे में दे रहा है कि इसकी भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो कुल 1517 किलोमीटर दे रहा है। तो ये पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है ना ये 2880 किलोमीटर, कितना है, 2880 किलोमीटर है। और ये जो भारत में इसकी कुल लंबाई है तो भारत में उसकी कुल लंबाई 1114 मतलब 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर जो भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई है। ठीक, इसलिए आप पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि पूछा है, सत्य कथन पूछा है। उसके बाद कह रहा है कुर्रम और गोयल नदी इसमें बाएं तट से मिलती हैं। तो देखिए जो पहला ही कथन है कुर्रम और गोयल नदी से बाएं तट से मिलती हैं, तो पहला ही कथन, दूसरा भी कथन क्या है, गलत है क्योंकि ये जो कुर्रम और गोयल नदी इसके बाएं तट पे नहीं बल्कि दाहिने तट से मिलती हैं। कहाँ से, तो दाहिने तट से मिलती हैं। इसलिए दोनों कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो कोई भी सत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। न तो 1 न तो 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 79 कि जेट स्ट्रीम सिद्धांत भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित है। जेट स्ट्रीम सिद्धांत भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित है। तो पहला ही कथन क्या है, गलत है क्योंकि जेट स्ट्रीम जो है
भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। देखिए पहला कथन हम थोड़ा अलग उल्टा बोल देते हैं कि जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून की उत्पत्ति है, तो पहला कथन क्या ना सही है, क्योंकि जेट स्ट्रीम जो होता है ये उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा, मतलब उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा ही भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है, इसलिए भारतीय मानसून से संबंधित है, इसलिए पहला कथन क्या है, सही है। उसके बाद दे रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। तो दूसरा जो कारण, देखिए कारण क्या है, गलत है। कारण कह रहा है कि सिद्धांत के अनुसार उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम की तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है, तो कारण क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी नहीं होता है, सॉरी उष्णकटिबंधीय पश्चिमी नहीं बल्कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। तो कारण क्या है, सॉरी हाँ, कथन क्या है, गलत है। ठीक, कथन, कारण सही है, कथन गलत है, अर्थात ए सही है परंतु आर गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में लेटराइट मृदा का विस्तार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। भारत में लेटराइट मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। उड़ीसा के पठारी क्षेत्र में, ये भी यहाँ पर पाया जाता है। असम के पहाड़ी क्षेत्र में, सी में ये भी पाया जाता है। और हिमालय क्षेत्र में यहाँ पे लेटराइट मृदा का विस्तार नहीं पाया जाती, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखिए, और मेघालय के पठार, तो यहाँ पे भी लेटराइट मृदा का पाया जाता है। और देखिए लेटराइट मृदा क्या होते हैं ना, इस मृदा का विकास उन क्षेत्रों में जहाँ ज़्यादा होता है, जहाँ का तापमान है, जहाँ तापमान ज़्यादा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तापमान ज़्यादा रहता नहीं, तो यहाँ लेटराइट मृदा पाए जाने की कोई संभावना नहीं है। उसके बाद कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन है प्रश्न उत्तर का दूसरे पेज पे है, मतलब अगले पे बगल में, तो फिर हम लोग बस यहाँ मिलान करके देख लेते हैं कौन कहाँ पे है। तो दे रहा है कि ना, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। प्रश्न क्या क्या थी कि राज्य और दूसरे तरफ मैग्रेव स्थल दिया है, तो इसमें क्या दिया है, उड़ीसा। उड़ीसा में मैग्रेव स्थल कहाँ है भाई, तो उड़ीसा में कौन कौन सा मैग्रेव स्थल है, तो देखिए जो उड़ीसा में ना, उसी में उड़ीसा में मैग्रेव स्थल, एक धर्म जो मैग्रेव स्थल है, ये कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, अर्थात ए का किससे सम्मिलित होगा, 2 से। फिर ये जो रामानंद मरुस्थल है ये तमिलनाडु में पाया जाता है, इसका बी का किससे सम्मिलित होगा, 1 से होगा। और ये श्रीवर्धन जो मैग्रेव स्थल है ये कहाँ मिलता है, किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है, अर्थात डी का किससे सम्मिलित होगा, 3rd से। और उसके बाद से क्या है, कूड़ापुर जो 4था में है, और कूड़ापुर कहाँ है, कर्नाटक में है, अर्थात सी का किससे सम्मिलित होगा, 4 से सम्मिलित होगा, अर्थात ए का 2, बी का 1, सी का, डी का 3rd और सी का 4 है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है ये। तो इसका सही ए का 2 था, बी का 1 था, सी का 4 था, डी का 3rd था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। उसके बाद 82 कह रहा है कि गिसनी तांबा उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये जो गिसनी तांबा उत्पादक क्षेत्र है किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में है, राजस्थान में है, असम में है या मध्य प्रदेश में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो गिसनी तांबा उत्पादक क्षेत्र है ये है आपका सिक्किम में, कहाँ पर है, सिक्किम में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिक्किम में क्या है, गिसनी तांबा उत्पादक क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। उसके बाद 83 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है, एक तरफ खनिज क्षेत्र है, दूसरे तरफ राज्य दिया है। अमर वैली दे दिया है, कहाँ, गुजरात में दे दिया है। अमर वैली कहाँ है, तो ये गुजरात में है। और अमर वैली देखा जाए तो प्रसिद्ध किसके लिए है भाई, तो ये प्रसिद्ध है आपका शायद बॉक्साइट के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और ये जितने भी खनिज स्थल है ना ये सब के सब बॉक्साइट के लिए फेमस हैं। ठीक, उसके बाद लोहदरगा, तो लोहदरगा कहाँ है, तो ये है झारखंड में। झारखंड में क्या है भाई, लोहदरगा कहाँ है, झारखंड में है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी भी सुमेलित सही है, ए भी सही है। उसके बाद क्या है, बालगीर, तो बालगीर जो है ये है आपका, हाँ देखिए जो बालगीर कहाँ दिया, उड़ीसा, सॉरी कर्नाटक में दिया, तो कर्नाटक में नहीं है, कहाँ है, उड़ीसा में। बालगीर कहाँ है, उड़ीसा में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या सही सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि पूछा कौन संगत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका संगत नहीं है, इसलिए सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि बालगीर कर्नाटक में नहीं बल्कि उड़ीसा में। उसके बाद क्या है, सरगुजा, जो सरगुजा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ये भी सही है।
ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है सही है। बालगिर कर्नाटक में नहीं बल्कि उड़ीसा में है। और ये जितने भी ये खनिज स्थल हैं ये सब के सब बॉक्साइट खनिज स्थल हैं। अगला प्रश्न 84 का रहा है कि कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से सत्य कथन को चुनिए। गुडवाना योगिन कोयला मुख्यतः बिटुमिस प्रकार का होता है। प्रश्न संख्या 84 का रहा है कि गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का होता है, तो पहला क्या है सही है। उसके बाद टर्सरी युगीन सेल क्रम के कोयले का विस्तार दामोदर घाटी गोदावरी घाटी में है। देखिए जो सबसे ये तो पता है कि सबसे ज़्यादा जो कोयला विस्तारित क्षेत्र है गोंडवाना लैंड है, तो लेकिन जो टर्सरी युगीन का जो कोयला होता है ना ये इसका विस्तार दामोदर घाटी और गोदावरी घाटी में नहीं बल्कि इसका विस्तार ज़्यादातर उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे कि मुख्यतः मेघालय हो गया, असम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड होता है, अर्थात उत्तर पूर्वी राज्यों में इसका विस्तार ज़्यादा है। इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा कथन क्या है इसका गलत है। अब पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है सही है। अगला प्रश्न है 85 के सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ सीमेंट उत्पादक स्थान है, दूसरे तरफ क्या है राज्य दे दिया है। हम लोग इंग्लिश और थोड़ा ऑप्शन देख एक बात इंग्लिश और उसका एक छोटा करके इंग्लिश और ऑप्शन एक साथ देख लेते हैं क्योंकि हिंदी और ऑप्शन एक साथ नहीं आता। तो दिया एक तरफ से सीमेंट प्रोड्यूसिंग और दूसरे तरफ स्टेट दिया है। इसमें पहला क्या दिया है इसका, तो देखिए जी इसमें लखेरी जो है लखेरी का है राजस्थान में है, अर्थात ए का किससे सम्मिलित होगा 4 से सम्मिलित होगा। उसके बाद बानमोर है तो ये कहाँ है मध्य प्रदेश में, अर्थात ए का बी का किससे सम्मिलित होगा 2 से होगा। उसके बाद जामुल जो है ये छत्तीसगढ़ में है, तो जामुल छत्तीसगढ़ अर्थात सी का किससे सम्मिलित होगा 3rd से सम्मिलित होगा। और उसके बाद से क्या है राना आव, तो राना आव का है गुजरात में, अर्थात डी का किससे सम्मिलित होगा 1 से सम्मिलित होगा। अब देखते हैं देखिए ए का 4 बी का 2 केवल ऑप्शन नंबर डी में से है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है सही है। अगला प्रश्न देख रहा है 86 का रहा है कि ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से असत्य कथन को चुनिए। 86 प्रश्न संख्या 86 है कि बनास संस्कृति से कपड़ों पर छपाई के ठप्पे प्राप्त हुए। तो देखिए पहला कथन क्या आना सही है क्योंकि बनास संस्कृति से कपड़ों के छपाई के ठप्पे प्राप्त हुए हैं। और पूछा है कथन असत्य कथन, तो ये ऑप्शन में हमारे उत्तर के ऑप्शन में ये तो नहीं होगा। ठीक, तो दूसरा कह रहा है कि मालवा संस्कृति से कच्ची ईंटों के बने गोलाकार मकान प्राप्त हुए हैं। मालवा संस्कृति से कच्ची ईंटों के बने गोलाकार मकान प्राप्त हुए हैं। तो देखिए दूसरा कथन क्या है ना गलत दिया है क्योंकि पुकार है मालवा संस्कृति से कच्ची ईंटों के बने गोलाकार मकान प्राप्त हुए, तो मालवा संस्कृति से नहीं मिला बल्कि कहाँ से मिला ये कायथा संस्कृति है। कहाँ से, तो ये मिला है कायथा संस्कृति से। ठीक, इसलिए दूसरा कथन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और पूछा कौन सा असत्य है, तो दूसरा कथन असत्य है, इसलिए ऑप्शन में ये रहेगा। तो केवल 2 किस में है ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 87 का निम्नलिखित में से किसने आर्यों की उत्पत्ति स्थल दक्षिण रूस बताया था। निम्नलिखित में से किसने आर्यों का उत्पत्ति स्थल दक्षिणी रूस बताया था। मैक्समूलर ने, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने, या पी गाइल्स ने, या प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने आर्यों की उत्पत्ति स्थल दक्षिणी रूस बताया था। कहाँ पे, तो दक्षिणी रूस बताया था। ठीक, और यहीं पे थोड़ा सा मैक्समूलर को देख लें, तो जो मैक्समूलर थे ये मध्य एशिया, आर्यों की उत्पत्ति स्थान कहाँ बताए थे, तो मध्य एशिया बताया था। कहाँ, तो ये मध्य एशिया बताए थे, मध्य एशिया बताए थे। और पी गाइल्स जो हैं थे ये पी गाइल्स हंगरी तथा डेन्यू नदी घाटी से बताए थे इनकी आर्यों की उत्पत्ति हुई थी। और यहीं पे डॉक्टर अविनाश चंद्र हैं, तो ये अविनाश चंद्र सप्त सिंधु प्रदेश मतलब खुद से यहीं के मतलब भारत जो जहाँ आर्य निवास करते थे वहीं के मूल निवासी बताए थे। तो जो आर्यों की उत्पत्ति का स्थल दक्षिणी रूस बताया था किसने, प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 88 का रहा है कि ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। ऋग्वैदिक काल के असामाजिक
सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनना है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। तो देखिए पहला जो दिया ना, शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता था, तो ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक, उसके बाद दूसरा कथन, ये तो आंसर में ये नहीं होगा क्योंकि पूछा कौन सा असत्य है, तो पहला सत्य है तो ये तो नहीं होगा। फिर कह रहा है अविवाहित व्यक्ति को यज्ञ करने का अधिकार था, तो दूसरा कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि अविवाहित व्यक्ति को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था, इसलिए केवल 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। केवल 2, केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि केवल 2 ही असत्य नहीं है। अविवाहित व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकते थे, कि यज्ञ करने के लिए विवाहित होना चाहिए, और मतलब पत्नी साथ में होनी चाहिए, तभी आप लोग यज्ञ कर सकते हैं। बचपन में आप लोग रामायण देखे होंगे कि जब भगवान श्री राम मतलब सीता को, माता सीता जी को जंगल में छोड़ा जाते हैं, तो एक वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो ऋषि मुनि बताते हैं कि पहले मतलब पत्नी का होना जरूरी है यज्ञ करने के लिए, तो वो नहीं बुला पाते हैं सीता जी को, तो क्या करते हैं, बगल में मूर्ति रखते हैं, तब जाके उसके यज्ञ संपन्न किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि यज्ञ के लिए पत्नी का होना आवश्यक होता था, या पत्नी का कोई मतलब स्वरूप रख दें, मूर्ति बना दें, तो उससे भी काम चल सकता था, लेकिन शादीशुदा होना जरूरी होता था। अगला प्रश्न कह रहा है 16 संस्कारों के जन्म के 6-7वें महीने के बीच किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है। प्रश्न संख्या 89 है कि 16 संस्कारों में जन्म के 6 से 7वें महीने के बीच किया जाने वाला संस्कार क्या कहलाता है। निष्क्रमण, अन्नप्राशन, कर्णवेधन या चूड़ाकर्म। तो इसका सही हो जाएगा कर्णवेधन। सभी लोग पता होगा कि वैदिक साहित्यों में जो 16 संस्कार थे, कितने संस्कार थे, 16 संस्कार थे। और जो पहला संस्कार था गर्भाधान अर्थात गर्भधारण, दूसरा संस्कार क्या कहलाता था, पुंसवन। हालांकि एक एक मैं बताने लगूँ तो बहुत टाइम लगेगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। जो पुष्पन होता था पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण की जो किया जाता था वो पुष्पन कहलाता था। लेकिन इसी में अब थोड़ा अब निष्क्रमण देख लेते हैं। निष्क्रमण क्या होता था, तो ये बच्चे को जन्म के 4थे सप्ताह अर्थात पहली बार बाहर, जब देखिए एक जब भी कोई बच्चा मतलब कोई जन्म लेता था, उसके मृत्यु तक के लेकर एक जो भी मतलब एक विशेष अवसर पर कुछ कर्म किए जाते थे, उन्हीं को संस्कारों में माना जाता था। और ये जो निष्क्रमण था ना, कि ये बच्चे के जन्म के 4थे सप्ताह, बच्चे जब जन्म लेते हैं उसके 4थे सप्ताह मतलब कुल कहा जाता है 1 महीना बाद, जब बच्चे को बाहर के पहली बार निकाला जाता था घर से, तो उसको निष्क्रमण कहा जाता था। ठीक है। और ये कहा था अन्नप्राशन। तो अन्नप्राशन आजकल काफ़ी फेमस प्रचलित में चल रहा है। अन्नप्राशन आप लोग से जान ही रहोगे, जब बच्चा जब 6ठे महीने में आता है, जब थोड़ा बहुत उसके दांत निकलते हैं, तो उसको अन्नप्राशन कराया जाता है, और ज़्यादातर ये मामा लोग करते हैं। ठीक है, तो अन्नप्राशन कहलाता है ये। उसके बाद क्या होता है, एक ये जो कर्णवेधन है, ये यही आंसर होगा। 6ठे से 7वें महीने में क्या होता था, ये कर्णवेधन का संस्कार कराया जाता था। ठीक, और इसी में एक चूड़ाकर्म है। तो चूड़ाकर्म होता है 3 वर्ष की अवस्था में जब बच्चे का मुंडन होता था, जब पहले बार बच्चे का मुंडन जो होता था ना, उसे चूड़ाकर्म कहते थे। उसे क्या कहते थे, मुंडन को चूड़ाकर्म ही कहते थे। खैर अगला लोग हम देखते हैं प्रश्न संख्या 90 कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद को शिक्षावल्ली, ब्रह्मवल्ली तथा भृंगवल्ली के नाम से तीनों रूपों में विभक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद को शिक्षावल्ली, ब्रह्मवल्ली और भृंगवल्ली के नाम से तीनों रूपों में विभाजित किया गया है। तो मांडोक्योपनिषद या केनोपनिषद या छांदोग्योपनिषद या तैत्तिरीयोपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तैत्तिरीयोपनिषद में शिक्षावल्ली, ब्रह्मवल्ली तथा भृंगवल्ली के नाम से इन तीनों रूपों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 91 के देख रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। पहला कह रहा है कि मखली गोसाल की शिक्षा का मूल अधिकार अक्रियावाद या नीतिवाद था। तो दूसरा पहला कथन क्या है, कह रहा है कि सत्य कथन चुनिए। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मखली गोसाल की शिक्षा का मूल आधार अक्रियावाद तथा नियतिवादी था। ये भाग्यवादी थे, ये मानते थे कि कोई भी कर्म और से कुछ नहीं होता है, जो होना होगा भाग्य में होके रहेगा, हम कर्म करें चाहे ना करें। ठीक, और मखली गोसाल के जो संप्रदाय के जो मखली गोसाल ने किस संप्रदाय का मतलब स्थापना किया था, तो ये आजीवक संप्रदाय। ये कौन संप्रदाय कहलाते थे, तो ये आजीवक संप्रदाय कहलाते थे। ठीक, तो चूँकि पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि पूरन कश्यप का कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास था।
पूरन कश्यप का। और देखिए जो पूरन कश्यप थे ना, ये अक्रियावादी अथवा अकर्म के प्रचारक थे। अक्रियावादी या अकर्म, अर्थात इसका तात्पर्य हुआ कि इस मत में मनुष्य को अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता। और मतलब इसका कहने इनका का मतलब कि कोई अच्छा कर्म करें बुरा कर्म उसका कोई फल नहीं मिलता है। जो होने वाला होगा वो होके रहेगा, उस अच्छा कर्म करने से या बुरा करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरा क्या है कि पूरन कश्यप का ये पुनर्जन्म, अर्थात इनका जो था पुनर्जन्म में विश्वास नहीं। कह रहे हैं कि पुनर्जन्म में विश्वास था, तो इनका पुनर्जन्म में विश्वास नहीं था। इनका पुनर्जन्म में तो बिल्कुल विश्वास नहीं था, अर्थात दूसरा कथन क्या है, गलत है। पूछा है सत्य कथन पूछा है, तो केवल 1 सही हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए आजकल के जितने लोग भी हैं भौतिकवादी, ये पूरन कश्यप और मखली गोसाल के संप्रदाय से, मतलब इन लोगों के संप्रदाय से काफ़ी मिले जुले रहते हैं। अगला प्रश्न करा 92 कि इस बौद्ध संघ में गुप्त रूप से होने वाले मतदान को क्या कहा जाता था। बौद्ध संघ में गुप्त रूप से होने वाले मतदान को 92 करा है कि बौद्ध संघ में गुप्त रूप से होने वाले मतदान को क्या कहा जाता था। तो गुल्लक, व्यूतक, सलाका या अधिकरण। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुल्लक। बौद्ध संघ में गुप्त रूप से होने वाले मतदान को क्या कहा जाता था, गुल्लक कहा जाता था। और उसी में व्यूतक जो है, नहीं व्यूतक नहीं, पहले सलाका देखते हैं। हाँ व्यूतक, सॉरी व्यूतक ही देख लेते हैं। व्यूतक जो होता है ना, संघ में प्रत्यक्ष मतदान होता था। ये क्या होता था, प्रत्यक्ष मतदान होता था, ठीक। इसको क्या कहते थे, व्यूतक कहते थे। और ये सलाका पुरुष जो था, ये सलाका था क्या, ये पुरुष मतदाता होता था। कौन था, ये भी मतदाता होता था, लेकिन ये पुरुष मतदाता। कौन होता था, पुरुष होता था, ठीक। उसके बाद क्या था, एक अधिकरण। तो अधिकरण जो होता था, ये प्रस्ताव पर होने वाला मतभेद होता था। क्या, प्रस्ताव पर मतभेद को अधिकरण कहते थे, ठीक। कोई नहीं, इसको हम लोग गुप्त रूप से होने वाले मतदान को गुल्लक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार, प्रश्न संख्या 93 का रहा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक को आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा जाता था। वंशराज को, नागभट्ट को, मिहिर भोज को या महिपाल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महिपाल को। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक को आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा जाता था, तो ये कहा जाता था महिपाल को। और इसका महिपाल का जो शासन था ये 912 ईस्वी से 944, कब से 912 से 944 तक इसने शासन किया। और इसे ही आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा जाता था। इसे महिपाल को क्या कहते थे, तो आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहते थे इनको। अगला प्रश्न 94 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि नहीं था। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि कौन नहीं था। तो पृथ्वी भट्ट, वागीश्वर, सोमदेव या विश्वरूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोमदेव। ये जो सोमदेव था पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत से संबंधित किताब मिफ्ताह उल फुतूह किसके सैनिक अभियानों का वर्णन है। दिल्ली सल्तनत से संबंधित किताब मिफ्ताह उल फुतूह किसके सैनिक अभियानों का वर्णन है। मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, जलालुद्दीन तुगलक या बलबन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन तुगलक। किसका, तो जलालुद्दीन तुगलक। और एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि मिफ्ताह उल फुतूह की रचना किसने किया था। तो इसकी रचना जो किया था अमीर खुसरो ने। किसने, अमीर खुसरो ने इसकी रचना किया था। और ये जलालुद्दीन तुगलक का मतलब सैनिक अभियानों का इसमें वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने किस वर्ष रणथंभौर पर विजय हासिल की थी। इल्तुतमिश ने किस वर्ष रणथंभौर पर विजय हासिल की थी। 1215 ईस्वी में, 1226 ईस्वी में, 1230 में या 1218 ईस्वी में। तो इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर कब विजय हासिल किए थे। तो देखिए इल्तुतमिश का जो शासनकाल था आप लोग सभी लोगों को पता होगा 1210 से कब था, 1210 से 1236 ईस्वी तक था, ठीक। और 1226 ईस्वी में इसने किस पे, रणथंभौर पे, अर्थात किस पे, रणथंभौर पे विजय हासिल किया था 1226 ईस्वी में। कब, तो 1226 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न देखते हैं 97
97 का रैंक अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य संगठन में तुमन का संबंध किससे था? तुमन का संबंध अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य संगठन में तुमन का संबंध किससे था? तोपखाना से, सैनिक इकाई से, सेना के शीर्ष अधिकारी से या सैन्य वेतन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैनिक इकाई से। तुमन का जो संबंध था कैसे था? सैनिक इकाई से था ये। और देखिए ये तुमन होता था ना, ये तुमन क्या था? तो 10,000 कितना? तो 10,000 जो सैनिकों का, जो 10,000 सैनिकों को जो इकाई बनाई जाती थी उसी को तुमन कहा जाता था। किसको? 10,000 इकाइयों का जो समूह होता था उसी को तुमन कहा जाता था। ये सैन्य इकाई से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि सैयद वंश के किस शासक ने जौनपुर के सरकी शासक इब्राहिम शाह को पराजित किया? सैयद वंश के किस शासक ने जौनपुर के सरकी शासक इब्राहिम शाह को पराजित किया था? प्रश्न संख्या 98 रहे। तो इसका का खिज्र खां, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह या मुबारक शाह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुबारक शाह। और मुबारक शाह का जो शासनकाल था ये 1421 से लेके 1434, कब से? 1434 तक था इसका शासनकाल। ठीक, 1421 से लेकर 1434 तक इसका शासनकाल था। और इसी ने जौनपुर के सरसी शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 99 का रहा है कि मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? अकबर के काल में प्रांतीय प्रशासन में सूबे के अधिकारी को सिपह सलाहकार अर्थात सूबेदार कहा जाता था। अकबर के काल में प्रांतीय प्रशासन में सूबे के अधिकारी को सिपह सलाहकार सूबेदार कहा जाता है। देखिए पहला कथन ही क्या है? सही है। पहला कथन इसमें क्या सही है? उसके बाद कह रहा है परगना के अंतर्गत कई गांव आते थे जिन्हें नागला कहा जाता था। तो देखिए जो परगना ये जो दिया है नांगल कहा जाता था, ये दूसरा कथन क्या है? गलत है। इसमें काफ़ी कई थोड़ा लंबा टर्म होता है कि जैसे कि प्रशासन के दृष्टि से एक सूबे, जो मुगल प्रशासन के जो एक सूबा होता था उसको कई इकाइयों में बांट दिया जाता था। और इन विभाजित इकाइयों को क्या कहा जाता था? पहले सरकार कहा जाता था। ठीक, इन विभाजित इकाइयों को सरकार कहा जाता था। और प्रत्येक सरकार को परगना या महल में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार को किसमें? परगना या महल में, महल ही लिख लेते हैं। उसके बाद सभी परगना या महल को जिले या दस्तूर में, जिले या दस्तूर में विभाजित किया गया था। और परगना जो होता था ना, सभी परगनों में जिले या दस्तूर बनाए गए थे। खैर, और जो परगना होता था प्रांतीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी क्या? परगना। और परगना के अंतर्गत गांव आते थे। परगना के अंतर्गत क्या आते थे? इसके अंतर्गत गांव आते थे। ठीक, और गांव के अंतर्गत, गांव को ही हम लोग क्या कहते हैं? गांव में आज भी बोलते हैं डी या मवादा। तो गांव के अंतर्गत जो आते थे, जो डी आते थे, गांव के अंतर्गत जो आते थे उन्हें डी कहा जाता था या मवादा कहा जाता था। और उनके नीचे जो आते थे मवादा के अंतर्गत जो छोटे छोटे बस्तियां होती थी उनको नांगल कहा जाता। काफ़ी ये लंबा विभाजन है इसका, इसलिए ऑप्शन नंबर कथन 2 गलत है इसका, इसलिए केवल 1 सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 100 का रहा, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था? निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था? दलीप सिंह, खड़ग सिंह, महाराजा रणजीत सिंह या जोरावर सिंह? इसका सही आंसर हो जाएगा दलीप सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था दलीप सिंह के समय लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था? तो ये 1845 से 1846 के बीच में लड़ा गया था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। और ये दिलीप सिंह के समय लड़ा गया था। उसके बाद प्रश्न संख्या 101 का रहा है कि बनारस की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। यह संधि 1775 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुई। बनारस की संधि कब कब कह रहा है कि यह संधि कब हस्ताक्षरित हुई? तो 1775 में। तो पहला ही कथन क्या है? गलत है। पहला कथन गलत है, इसलिए गलत है कि 1775 में मतलब इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं हुआ था। कब हुआ था? तो 1773 में। कब? 1773 में। और इस पे हस्ताक्षर करने मतलब किसके? अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। ये वारेन हेस्टिंग्स थे। और दूसरा कौन थे? सुजाउद्दौला। कौन थे दूसरा? तो सुजाउद्दौला। वारेन हेस्टिंग्स और सुजाउद्दौला और 1773। पहला कथन क्या है? पहला ही कथन क्या है?
गलत है। अब पूछा सत्य कथन पहचानिए, तो पहला ऑप्शन में होगा नहीं। उसके बाद कह रहा है इसके तहत इलाहाबाद कड़ा क्षेत्र नवाब को 50 लाख रुपए में बदल दिए गए। इसके तहत इलाहाबाद कड़ा के क्षेत्र नवाब को 50 लाख रुपए में बदल दिए गए। तो देखिए दूसरा कथन क्या है, सही है। और इसी संधि के अंतर्गत कड़ा और इलाहाबाद कड़ा का जो क्षेत्र नवाब को 50 लाख रुपए में बदल दिए गए थे। तो दूसरा कथन क्या है, सही है। इसलिए केवल 2 इसका क्या हो जाएगा, केवल 2, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 102 का रहा है कि नवंबर 1923 में हुए चुनाव में स्वराज पार्टी को कितनी विधान परिषद में मतलब केंद्रीय विधान परिषद में कितनी सीटों पर जीत प्राप्त हुई थी। नवंबर 1923 में हुए आम चुनाव में स्वराज पार्टी को केंद्रीय विधान परिषद में कितने सीटों पर जीत प्राप्त हुई थी। 56 सीटों पर, 34 सीटों पर, 78 सीटों पर या 42 सीटों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 सीटों पर, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में कुल 100 कितने सीटें थी, 101 सीटें थी। और 101 निर्वाचित सीटों में से इस दल को कितने सीटें मिली थी, 42 सीटें मिली थी। स्वराज पार्टी को 42 सीटें, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। उसके बाद प्रश्न संख्या 103 कह रहा है कि वर्ष 1915 में अफगानिस्तान में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं थे। 1915 में अफगानिस्तान में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं थे। तो इसमें कौन शामिल थे, तो ये मौलाना बशीर ये भी शामिल थे, शमशेर सिंह ये भी शामिल थे, और डॉक्टर मथुरा सिंह ये भी शामिल थे, और मोहम्मद अयूब जो थे ये शामिल नहीं थे। और ये पता आप लोगों को होगा कि राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल में दिसंबर 1915 में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी। कब किया था, तो 1915 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मोहम्मद अयूब इसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अगस्त प्रस्ताव में शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव में शामिल नहीं था। तो देखिए जो पहला कथन दे रहा है ना कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो पहला कथन क्या है, सही है, क्योंकि ये अगस्त प्रस्ताव में शामिल था। पूछा कौन शामिल नहीं था, तो ये तो सही होगा नहीं ऑप्शन, क्योंकि ये तो सही ऑप्शन है। उसके बाद कह रहा है कि ऑप्शन नंबर उसी में बी कह रहा है कि युद्ध परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाएगा। ये भी क्या है, सही था, ये भी शामिल था। फिर उसके बाद युद्ध के पश्चात प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्माती सभा की स्थापना करेंगे, तो ये भी क्या शामिल था। उसके बाद कह रहा है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिमों और हिंदुओं की संख्या बराबर होगी, तो ये कथन शामिल नहीं था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन शामिल नहीं था, तो ऑप्शन डी शामिल नहीं था, इसलिए सही हो जाएगा ये। 105 का राय निम्नलिखित में से किस संगठन ने 1947 ईस्वी में हुए शक्ति स्थानांतरण को झूठे शक्ति स्थानांतरण की संज्ञा दी थी। 1947 की ईस्वी में हुए शक्ति स्थानांतरण को झूठे शक्ति स्थानांतरण की संज्ञा किसने दी थी। तो भारतीय बोल्शेविक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, बोल्शेविक लेनिन पार्टी या भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो था, इसी ने वर्ष 1947 में हुए शक्ति के स्थानांतरण को झूठे शक्ति का स्थानांतरण कहा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ से रीजनिंग का आ गया। मैं चाहूँगा कि रीजनिंग का बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोड बता दूँ, मतलब कैसे सॉल्व किया है बता दूँ, और आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको। तो कह रहा है कि रीजन REASON को 5 रूप में कोडित किया गया, और उसके बाद से क्या कर रहा है, बिलीव्ड BELIVED को 7 रूप में कोडित किया गया है। तो उसी तरह से गवर्नमेंट के लिए कौन सा कोडित होगा। तो देखिए इसमें क्या किया ना कि रीजन में कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 है। इसमें रीजन में कितने 6, तो 6 में से 1 घटा दिया तो 5, इसको 5 से कोडित किया गया। उसके बाद बिलीव में कितने 3 3 6 2 8 हैं, तो 8 में से 1 घटा दिए तो इसको 7 से कोडित किया गया। इसी तरफ गवर्नमेंट में कितने 9 हैं, सॉरी 10 हैं, तो 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 107 का रहा है कि यदि जेड को 52 और ACT को 48 के बराबर हो तो BAT किसके बराबर होगा। देखिए जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनके क्रमों की संख्या का नंबर आपको याद होना चाहिए इसे कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए ACT क्या है 52, अर्थात 26 में किससे गुणा कर दिया है, जेड का कितना होता है 26 होता है, 26 में 2 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 52 आ गया, ठीक। उसी तरह से ACT ए का कितना होता है 1 होता है, सी का कितना होता है, सी का 3 होता है, ठीक, एक सी का 3 होता है, ठीक।
और उसी तरह से टी का कितना होता है, टी का 20 होता है। ठीक, तो ए में कितना किया है, 1 का गुणा कर दिया, पुनः 3 में 2 सॉरी 1 में 2 का गुणा कर दिया, पुनः 3 में 2 का गुणा कर दिया, पुनः 20 में 2 का गुणा कर दिया। 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और पुनः 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 20 में 2 का गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। और दोनों को पुनः क्या कर दिया है, तीनों को पुनः जोड़ दिया है, अर्थात 48 आ गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर और 48 आ गया। उसी तरह BAT को जो निकालेंगे उसके अंक अल्फ़ाबेट के अंकों को रखेंगे, उसमें 2 से गुणा करेंगे, फिर जितने ए दिया उसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, टी में भी 2 से गुणा कर देंगे, पुनः वापस एक साथ जोड़ देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखिए बी कितना आता है, 2 होता है ना, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, 1 होता है, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, मतलब 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। टी 20 होता है तो 20 में 2 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 और देखिए 40 2 42, 42 4 46, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न करें, एक आदमी ने महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी चाची हैं, महिला का पुरुष से क्या संबंध है। आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा, मैं बस आंसर बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा बहन। महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो महिला जो थी पुरुष की क्या थी, बहन थी। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा एक बार अपने स्तर से। उसके बाद कह रहा है A क्रॉस B का अर्थ A है, B की माँ है, A माइनस B का मतलब A है, B का भाई है, A प्लस B का अर्थ A है और B की बहन है, और A भागा B का अर्थ A है जो B का पिता है, D भागा R है, माइनस D डिवाइडेड R माइनस M क्रॉस H में H D से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं बस इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर जो हो जाएगा या तो A या तो B, एच डी से किस प्रकार संबंधित है, या तो ए या तो बी, दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या तो ए या तो बी, अर्थात पोती भी हो सकता है या पोता भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा एक बार, बताने लग काफ़ी बड़ा लंबा हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है राजेश्वर ने सूर्य की ओर पीट करके चलना शुरू किया और कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, और वह किस दिशा में जा रहा है। तो इसका प्रश्न क्या दिया, पूर्व या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, उत्तर या पूर्व, या दक्षिण या पश्चिम। तो देखिए इस प्रश्न को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सूर्य के तरफ पीठ एक समय नहीं, दोनों तरफ होता है, तो इसमें आंसर में भी 2 आंसर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक तरफ से दोनों तरफ से सॉल्व कर लेंगे। आप लोग इस तरफ से एक मतलब आप लोग दोनों इसका इस तरह से सॉल्व करिएगा कि एक तरफ इस तरह सॉल्व करिए कि एक तरफ पूरब के मतलब पूरब की तरफ पीठ किया हो अर्थात सुबह के समय, और एक तरफ पश्चिम के समय। ठीक है, तो दोनों तरफ और जो निकालेंगे इसका सही आंसर आएगा उत्तर या दक्षिण। ठीक, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए वीडियो पता न कहाँ तक रुका हुआ था, मुझे नहीं पता है, मैं फिर दोबारा शुरू से इसका आंसर बोल दे रहा हूँ। इसका जो आंसर होगा, मैं काफ़ी कुछ बता दिया था लेकिन पता ना वो रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, लेकिन फिर 110 का मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उत्तर या दक्षिण होगा। इसको 2 तरह से सॉल्व किया, एक बार पूरब की तरफ मुँह करके, जब पूरब की तरफ मुँह किया होगा तो पीठ पश्चिम की तरफ होगा, अर्थात वो शाम का समय होगा। ठीक, और एक बार पूरब की तरफ पीठ किया होगा अर्थात वो सुबह समय का होगा, सुबह की तरफ। दोनों तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, और दोनों तरह से सॉल्व करेंगे तो उत्तर या दक्षिण आएगा। उसके बाद 111 करा है, बिंदु ए से 12 मीटर दक्षिण में है, बिंदु बी है जो बिंदु ए से 12 मीटर दक्षिण में है, बिंदु सी बिंदु बी से 24 मीटर पूर्व में है, बिंदु डी बिंदु सी से 8 मीटर दक्षिण में है, बिंदु डी बिंदु ई और बिंदु बी से 12 मीटर पूर्व में है, यफ बिंदु ई से 8 मीटर उत्तर में। यदि एक व्यक्ति सी पर उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है तो बिंदु यफ कितनी दूरी और किस दिशा में है। काफ़ी लंबा प्रश्न है, इसको आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए तो सॉल्व कर लेंगे लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसको मैं बस इसका सही आंसर बता दे रहा हूँ। प्रश्न संख्या 111 है, इसका सही आंसर आएगा आपका डी, 12 मीटर पूर्व आएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको, और एक बार सॉल्व नहीं हो पाएगा तो मैं स्पेशल इसके लिए इसके अकॉर्डिंग एक वीडियो छोटा सा बना दूंगा रीजनिंग के सारे प्रश्नों के लिए। तो इसको 12 मीटर पूर्व में आएगा। ठीक है, हालांकि सॉल्व करूँ तो लगभग 45 मिनट तो लग ही जाएगा, इसको सॉल्व करने में, समझाने में तो टाइम लग ही जाएगा। खैर अगला प्रश्न 112 देखते हैं।
कि अक्षरों के क्रम को बदले बिना। अगला प्रश्न कर रहा है कि अक्षरों के क्रम को बदले बिना प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग किए बिना हार्टलेस को कितने स्वतंत्र शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। हार्टलेस को कितने स्वतंत्र शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 1, 3। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3, क्योंकि हार्टलेस को 3 शब्द बनाए जा सकते हैं। एक तो HE बनाया जा सकता है, ठीक, एक तो ART बनाया जा सकता है, ART आर्ट, और एक लेस अर्थात LESS लेस, अर्थात तीन स्वतंत्र शब्दों में विभाजित किया जा सकता है इसको। फिर अगला कह रहा है कि यदि प्रत्येक वर्णमाला को अंग्रेजी वर्णमाला में उनकी स्थिति के आधार पर विषम संख्याओं के रूप में अनुक्रमिक संख्या में मान दिया जाए, अर्थात A बराबर 1 है, B बराबर 3 है, C बराबर 5 है, तो इसी तरह DES के शब्द का मूल्य क्या होगा। देखिए क्या है ना, इसमें सम संख्याओं को निकाल दिया है, अर्थात जो जैसे कि सम संख्याओं को निकाल दिया, केवल विषम संख्याओं को रखा है, विषम अंकों का रखा है। ABC तो पूरा रहेगा अल्फ़ाबेट, लेकिन उसके जगह पे पुनः एक बार जैसे 1, 2, 3, 4 हम लोग जैसे देखिए ABCD इस तरह से सजाते हैं ना, इसको 1 लिखते हैं, B को 2 लिखते हैं, C को 3 लिखते हैं, D को 4 लिखते हैं। तो इसमें क्या किया ना कि सम संख्याओं को निकाल दिया, एक 1 तो लिखा है, ये B को क्या लिखा है 3 लिखा है, C को फिर 3 के बाद से क्या आता है 4, तो 4 नहीं लिखा है, C को क्या लिखा है 5 लिखा है, क्योंकि सम निकाल दिया। फिर 6 को सम है उसको निकाल दिया, D को क्या 7 लिखा है, ठीक। तो इसी तरह लिखा है, और इसी तरह DES शब्द को मूल्य क्या होगा। आप लोग एक बार ABCD लिख लीजिएगा और इसी तरह से क्रम को सजा दीजिएगा। DES देखिए ये तो 7 आएगा, तो डी के तो मैं यहाँ पर देख ही लिए 7 आएगा। इसी तरफ से ABCDE, तो ई का क्या आ जाएगा आपका, तो देखिए 7 के पास क्या आता है 8 आता है, तो 8 तो नहीं होगा, ई का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 9 भी विषम है, तो 9। इसी तरह से आप लोग एस का भी के का भी रख लीजिएगा, और इसका सही आंसर जो होगा ये आएगा आपका 74 अर्थात सी इसका सही आंसर आ जाएगा। देखिए मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा अंक आएगा इसका। 7 आएगा, और 7 आएगा, 9 आ जाएगा जो ई का होगा, यस का जो आएगा ना, यस का जो आएगा आपका, देखिए इसका आंसर 74 आएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अगला प्रश्न देखता हूँ। 114 का है कि एक कतार में विजय सामने से 14वें स्थान पर और जैक अंत से 17वें स्थान पर, जबकि मैरी विजय जैक के ठीक बीच में है। यदि विजय जैक से आगे है और कतार में 48 व्यक्ति हैं, तो विजय और मैरी के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो 114 का प्रश्न संख्या 114 का आंसर हो जाएगा आपका 8, 7, 9, 11। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा इसका क्या, इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 8 आएगा। तो आप लोग इसको एक बार थोड़ा अपने स्तर पर देख लीजिएगा। इसको हम बताएं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं बस चाह रहा हूँ 15-20 मिनट में और पूरा वीडियो इस ख़त्म हो जाए। अगला प्रश्न 115 का रहा है कि यम आर से बड़ा है, क्यू जो है आर और एन से छोटा है, एन यम जितना बड़ा नहीं है, यम एन आर और क्यू में कौन सा सबसे बड़ा है। तो इसको सॉल्व करने के बाद से आएगा आंसर जो होगा यम जो होगा पूछा कि सबसे बड़ा कौन होगा, तो यम जो सबसे बड़ा होगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए एक बार, ये मैं आंसर बता दूं, यम सबसे बड़ा होगा। पुनः उसके बाद रीजनिंग का ही है, यदि माइनस का अर्थ जोड़, गुणे का अर्थ घटाना, भागे का अर्थ गुणा और प्लस का अर्थ विभाजन है, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे जैसे मान दिया ना, गुणे की जगह पर क्या दिया है, गुणे का अर्थ घटाना दिया है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, और प्लस का अर्थ क्या दिया है, प्लस का अर्थ विभाजन दिया है तो यहाँ पे विभाजन कर देंगे, भागक चिन्ह लगा देंगे। माइनस का अर्थ क्या दिया, माइनस का अर्थ गुणे कर दिया है, और भागे का अर्थ क्या, भागे का अर्थ क्या गुणा कर दिया। तो इसको सॉल्व करने के बाद से जो आएगा ना, ये 97 आएगा, ठीक। तो आप लोग इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, 97 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद 117 का रहा है कि एक घन के सभी फलक लाल रंग के हैं, इसे समान आकार के 64 छोटे घनों में काटा जाता है, तो कितने घनों का कोई पृष्ठ नहीं है। कितने घन का कोई पृष्ठ रंग नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 8 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न किया, नीचे दिए गए चित्रों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, एक तरफ से 188 दिया है,
300 दिया है, 263 दिया है, फिर 893 दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, 915 दिया है। तो देखिए जो इसका आंसर होगा 118 का जो आंसर होगा आपका 88 आंसर आएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको क्या किया ना, 263 में से 188 घटा दिया, गुणे 4 कर दिया है, ठीक। उसी तरह से 915 में से 893 घटा दिया, फिर गुणा 4 कर दिया, पुनः गुणा 4 करके इसमें 88 आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। देखिए इसका जो आंसर होगा ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है 44 आएगा, ठीक। तो आप लोग इसको अपने स्तर पे चेक कर लीजिएगा। इसको क्या किया है ना, 263 में से 188 घटा दिया है, ठीक। नहीं सॉरी, एक मिनट, हाँ 263 में से 188 घटा के उसमें 4 से गुणा कर दिया है, ठीक। तो 300 आ गया। पुनः इसी तरह से 915 में से 893 घटा के उसमें 4 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक। तो शायद 88 या 88 ही आना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए जो इसको सॉल्व किया था, एक बार लास्ट में हम लोग देख लेते हैं। 263 में 188 घटा दिया, उसके बाद गुणे 4 कर दिया, जितना भी आया होगा। फिर उसी तरह से 915 में 893 घटा देंगे, जितना भी आएगा उसमें 4 का गुणा कर देंगे, ठीक। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 88 आंसर आएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न 119 कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। एक तरफ दिया है क्या, ARE, क्या दिया है, ARE, MCU, BSF और ND। तो इसका क्या किया ना, देखिए तो देखिए इसको क्या है ना, इसको सॉल्व किया कैसे, एक बात है, और जो एक अंक छोड़ दें तो क्या आ गया, बी आया, अर्थात एक प्लस हुआ है। उसके बाद यम से बाद से आगे एक जाएंगे, एक खाना छोड़ के, तो क्या आ जाएगा, यन आ जाएगा, ठीक। उसी तरह से दूसरे पंक्ति में देखें तो आर के बाद से एक खाना छोड़ के क्या लिया आया है, आर के बाद से यस आ जाए, और सी का डी आया है, एक खाना छोड़ के अगला डी आया है। उसी तरह ई के बाद से एक खाना छोड़ के आगे जाएँ तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। और इसी तरह यू के बाद से एक खाना आगे छोड़ के जाएँ तो इसका अगला क्रम क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी का क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सी संख्या फिट होगी। एक तरफ 0 है, 7 है, 26 है, प्रश्नवाचक चिन्ह 2 दिया है, नहीं हाँ उसका प्रश्नवाचक चिन्ह एक ही है। उसके बाद 124 है, 215 है। तो इसमें क्या किया ना कि पहला देखिए क्या किया, ए का क्यू किया है और -1 कर दिया। ए का क्यू एक ही होगा, अब -1 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 का क्यू करेंगे और 2 का क्यू जब कर देंगे तो उसके में से एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का क्यू 8 होता है, 8 में से एक घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। पुनः क्या करेंगे, 3 का क्यू किया है, किसका, तो 3 का क्यू करेंगे तो 27 आ जाएगा, और 27 में से एक घटा देंगे तो 26 आ जाएगा, ठीक। उसी तरह से 4 का क्यू का जब करेंगे तो 4 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का क्यू 64 होता है, ठीक। 64 में से एक घटा देंगे तो 63 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न पुनः अब करंट अफेयर से आ गया, तो जीएस का ये आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न 122 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का प्रयोग करके सही कूट चुनिए। भारत ने रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड शहर का दर्जा प्राप्त करने के लिए 3 शहरों इंदौर, भोपाल, उदयपुर के लिए नामांकन प्रस्तुत किया। सही कूट का चयन करना है, ठीक। प्रश्न संख्या 122 है। देखिए इस प्रश्न में दे रहा है कि भारत ने रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड शहर का दर्जा प्राप्त करने के लिए 3 शहरों इंदौर, भोपाल, उदयपुर के लिए नामांकन प्रस्तुत किया। तो पहला कथन ही सही है। पहला कथन क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है इंदौर शहर में केवल एक रामसर स्थल सिरपुर झील स्थित है। तो दूसरा कथन मुझे सिरपुर तो झील स्थित है इंदौर में, मुझे कंफर्म पता है, लेकिन केवल यहाँ पे एक ही रामसर स्थल है, ये मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। तो आप लोग इसको थोड़ा, इस प्रश्न को मैं क्षमा चाहूँगा, इसको प्रश्न आप अपने स्तर पर चेक कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि दूसरा कथन मुझे थोड़ा सस्पिशन लग रहा है, क्योंकि एक ही रामसर स्थल के एक दो और हैं, मैं इस बारे में मुझे नहीं पता है। तीसरा देख लेता हूँ कि उदयपुर यह 5 प्रमुख आर्द्रभूमि पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई से घिरा हुआ है। तो तीसरा कथन भी क्या है, सही है। और जो दूसरा कथन को भी सही मान लें तो
ऑप्शन नंबर डी सही, सभी सही हो जाएगा। और 2 को गलत मान लें तो केवल सी सही होगा। आप लोग इसको चाहेंगे, मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग थोड़ा एक बार इंदौर के बारे में पता कर लीजिएगा, ठीक। एक प्रश्न ऊपर छूट गया था तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं पुनः। 121 प्रश्न है कि हाल ही में 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने किस राज्य को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना? मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश को या गुजरात को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को चुना गया। ये 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने किसको 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे चुना है? तो महाराष्ट्र को चुना गया है। अब अगला प्रश्न है 123, 122 तक तो हो ही गया था। 123 कह रहा है कि रक्षा निर्यात से संबंधित कथनों पर विचार करके सही कूट चयन कीजिए। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया था। तो पहला कथन क्या है? सही है। पहला कथन की क्या है? सही है। और दूसरा कथन कह रहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस पहल शुरू की गई। तो दूसरा कथन भी क्या है? सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? अर्थात 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 124 कह रहा है कि हाल ही में सीतवे पोर्ट खबर में रहा किस देश का बंदरगाह है? सीतवे ईरान का, बांग्लादेश का, म्यांमार का, श्रीलंका का? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सीतवे पोर्ट किससे के लिए संबंधित है? तो ये यहाँ की मतलब किस देश में स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है। म्यांमार में स्थित है। और ये सीतवे पोर्ट इसलिए चर्चित था कि ईरान के जो चाबहार बंदरगाह के बाद से म्यांमार का सीतवे बंदरगाह विदेशी धरती पर भारत द्वारा संचालित दूसरा बंदरगाह होगा। अर्थात ये सीतवे कहाँ है? म्यांमार में है। प्रश्न संख्या 124 का निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 125 कह रहा है कौन से कथन सही नहीं है? पूछा सही नहीं पूछा है तो हम लोग देख लेते हैं कि एयर इंडिया द्वारा पुणे महाराष्ट्र दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित करेगा। देखिए पूछा ना इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये पहला कथन क्या है? पहला ही कथन क्या है इसमें? सही नहीं है, क्योंकि ये पुणे महाराष्ट्र दिया है। पुणे जिले में नहीं बल्कि यहाँ पे कहाँ पे? अमरावती जिले में। महाराष्ट्र में तो शुरू किया जाएगा लेकिन अमरावती जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल इसका स्थापना किया जाएगा। तो पहला कथन क्या गलत है। दूसरा कह रहा है ये देश में किसी भी भारतीय एयरलाइन द्वारा खोला जाने वाला पहला स्कूल है। तो ये कथन क्या है? सही है। पहला चूंकि गलत था और पूछा कौन गलत है इसलिए पहला तो ऑप्शन में होगा ही होगा। और दूसरा सही है तो ये ऑप्शन में होगा नहीं क्योंकि पूछा कौन गलत है। उसके बाद कर यह फ्लाइंग स्कूल 2024 के अंत तक चालू हो जाएगा और हर साल 180 वाणिज्यिक पायलटों को प्रशिक्षण देगा। तो दूसरा कथन भी क्या है? गलत है, क्योंकि ये 2024 के तक नहीं चालू होगा, 2026 के अंत तक चालू होगा। इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। तो इसलिए देखिए एक और ऑप्शन कथन 1 और कथन 3 क्या है? गलत है। कथन 1 और 3 गलत है। पूछा कौन गलत है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 3। उसके बाद प्रश्न संख्या 126 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। काफ़ी बड़ा इसका स्टेटमेंट दिया है तो थोड़ा टाइम लग ही जाएगा इसमें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर जिले के कुंभी गांव में एक बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 126 पूछा कौन सा कथन सही है? 126। तो ये पहला कथन क्या है? सही है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के कुंभी गांव में एक बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की योजना है। सही है। उसके बाद कह रहा है राज्य स्थित बलरामपुर चीनी मिल प्रस्तावित बायो प्लास्टिक पार्क का निर्माण करेगी। ये भी कथन क्या है? सही है। दूसरा कथन भी क्या है? सही है। तीसरा कथन कर रहा है कि राज्य सरकार ने बायो प्लास्टिक पार्क के विकास के लिए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को बायो प्लास्टिक पार्क का नोडल एजेंसी बनाए। तीसरा कथन भी क्या है? सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, अर्थात तीनों सही है। उसके बाद प्रश्न संख्या 127 का रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मुख्य समारोह आयोजन कहाँ किया गया था? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजन किया गया था? 127 का आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर में। ये 2025 का था। 2025 का कौन सा था? 10वां था।
देखिए ये जो था ये तो 10वां पूछा था, लेकिन वर्तमान में 2025 में ये हुआ है, इसको पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है और ये पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि 2025 का योग मतलब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कहाँ पे आयोजन किया गया था। तो ये किया गया था 2025 का आंध्र प्रदेश के, मैं बोल दे रहा हूँ एक बार सुन लीजिए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और इसमें प्रधानमंत्री 6:30 से लेके 6:45 तक 7:45 तक इसमें देश के साथ, पूरे देश के साथ योगा करेंगे। और इस वर्ष इसका थीम भी पूछ सकता है कि इस वर्ष योगा दिवस का थीम क्या था। तो इस वर्ष की योगा दिवस का थीम था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। तो इस वर्ष का जो थीम था क्या था, एक पृथ्वी एक स्वस्थ। आप लोग देख लीजिएगा इसको सही से, एक पृथ्वी एक स्वस्थ, इसका थीम भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था। ये श्रीनगर, ये तो 10वां है, 11वां याद कर लीजिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक पृथ्वी एक स्वस्थ इसका मतलब थीम है इस बार का। अगला प्रश्न देखते हैं 128। प्रश्न संख्या 128 का है कि 1YMAC 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। प्रश्न संख्या कितना है, ये तो 128 है। तो ये क्या दे रहा है कि यह UNCC लर्न द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो ये पहला कथन क्या है, सही है। इसका उद्देश्य 10 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं को अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो दूसरा कथन भी क्या है, इसका सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अर्थात दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है 129 कि हाल ही में खबरों में रहा अफार ट्राइंगल कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में, या न्यूजीलैंड में, या दक्षिणी अमेरिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। जो अफार ट्राइंगल था ये अफ्रीका में स्थित था। कहाँ था, अफ्रीका में। अफार ट्राइंगल अफ्रीका के हार्न में स्थित एक भौगोलिक निम्न भूभाग था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। फिर अगला प्रश्न 130 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। हाल ही में सभी नाटो देशों ने रूस के खिलाफ अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए एक ड्रोन दीवार बनाने का फैसला किया। हाल ही में सभी नाटो देशों ने रूस के खिलाफ अपनी सीमाओं को रक्षा बनाने के लिए एक ड्रोन दीवार बनाने का फैसला किया। प्रश्न संख्या कितना है, 130। तो देखिए पहला ही कथन क्या है, गलत है। पूछा कौन सही नहीं है, तो पहला कथन क्या है, गलत है। क्योंकि जो इसमें दिया है कि सभी नाटो देशों ने, तो इसमें सभी नाटो देश नहीं होगा। इसमें आए केवल 6 नाटो देश थे। कौन, केवल 6 नाटो देश थे। जो इसमें कौन थे, फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, इस्टोनिया और लिथुआनिया और लिथुआनिया। ये जो थे ये रूस के साथ अपनी सीमाओं को बढ़ती सुरक्षा और चिंताओं और तनाव के कारण एक ड्रोन रक्षा प्रणाली योजना बना रहे हैं, और जिसे ड्रोन दीवार कहा जाएगा। और यह ड्रोन दीवार रूस से लगे देश नॉर्वे से पोलैंड तक फैली होगी। तो दूसरा कथन क्या है, इसमें दूसरा कथन क्या है, सही है। तो पूछा है लेकिन कौन सही नहीं है, तो केवल कथन एक सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 131 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कूट चयन कीजिए। DPIIT के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI अंतर्प्रवाह में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रश्न संख्या 131 का रहा है कि DPIIT के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो देखिए जो कथन है ना, क्या ना, गलत है। क्योंकि इस साल 2023-24 में बढ़ोतरी नहीं हुआ है, बल्कि 2022-23 के मतलब 2022-23 के निवेश के अनुपात में देखें तो 2023-24 में 3.49% की कमी आई है। इसलिए पहला कथन क्या है, गलत है। उसके बाद कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में महाराष्ट्र को सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ था। इसके बाद गुजरात और कर्नाटक का स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये दूसरा कथन हो जाएगा, गलत है। दूसरा कथन क्या है, सही है। पहला कथन क्या है, गलत है। पहला गलत है, दूसरा क्या है, सही है। इसलिए आंसर में केवल हो जाएगा केवल 2, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 132 का रहा है निम्नलिखित कथनों से सही
कूट का चयन कीजिए। 132 का निम्नलिखित कथनों से सही कूट का चयन कीजिए। पहला कार्य बिहार के नकटी पक्षी, एक मिनट इसको हम लोग छोटा करते थोड़ा, हाँ। बिहार में नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया गया। तो पहला ही कथन क्या है? सही है। पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है दोनों स्थल प्राकृतिक हैं, बिहार के जमुई जिले में स्थित हैं। तो दोनों स्थल देखिए प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि ये दोनों स्थल प्राकृतिक है बिहार के जमुई जिले में। तो देखिए दोनों प्राकृतिक नहीं है बल्कि ये मानव निर्मित है। कौन सा है? तो ये मानव निर्मित है, इसलिए दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है रामसर सम्मेलन के तहत बिहार में अब 3 आर्द्रभूमि हो गए। तो तीसरा कथन भी क्या है? सही है, इसलिए 1 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 134 देखते हैं, सॉरी 133 कि हाल ही में किस संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 133 का राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान जो निमहांस बेंगलुरु में है, मतलब 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, इसी को नेल्सन मंडेला से सम्मान से पुरस्कारित किया गया। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न 134 देख रहे हैं कि 134 का रहा कि लाल सागर क्षेत्र में यमन के हुती विद्रोहियों के हमले के से मालवाहक जहाज़ों की रक्षा के लिए मिशन स्पाइडर्स की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मिशन जो स्पाइडर्स की जो शुरुआत की गई थी ये किया गया था अमेरिकन, यूरोपियन संघ या सऊदी अरब या मिस्र के द्वारा। तो ये जो हुती विद्रोहियों के हमले से मालवाहक जहाज़ों की रक्षा के लिए मिशन स्पाइडर्स की जो शुरुआत की गई थी ये यूरोपियन संघ के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 135 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों का प्रयोग करके सही कूट का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए जो पहला कथन दे रहा है ना, निम्नलिखित कथनों का प्रयोग करके सही कूट का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी गोला बारूद की सुविधा का उद्घाटन किया। गोला बारूद सुविधा का उद्घाटन किया। तो पहला कथन क्या है? गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये लखनऊ में नहीं बल्कि कानपुर में, कहाँ पे? कानपुर में, दक्षिण एशिया का कहाँ पे? कानपुर में। ठीक, इसलिए ऑप्शन पहला ही कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इस सुविधा का निर्माण अडानी डिफेंस और एरोस्पेस द्वारा किया जा रहा है। तो दूसरा कथन क्या है? सही है, क्योंकि इसका निर्माण अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के द्वारा किया जा रहा है। तीसरा कह रहा है इस सुविधा का अनावरण बालाकोट हवाई हमले की 5वीं वर्षगांठ ऑपरेशन बंदर के साथ शुरू हुआ। तो ये भी कथन क्या है? सही है, इसलिए इस कथन में 2 और 3, अब देखिए किस ऑप्शन में 2 और 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 2 और 3, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 136 का निम्नलिखित कथनों का प्रयोग करके सही कूट का चयन कीजिए। हाल ही में ब्रिक्स ने, प्रश्न संख्या कितना है? 136 कह रहा है कि हाल ही में ब्रिक्स ने 5 नए सदस्य मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात पूर्णकालिक अस्थायी सदस्यों के रूप में शामिल हुए हैं। पूर्णकालिक अस्थायी सदस्यों के रूप में। तो ये कथन क्या है? पहला कथन ही क्या है? सही है। पूछा सही कूट का चयन कीजिए, तो पहला कथन क्या है? सही है। फिर कह रहा है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में भारत में आयोजन किया गया। तो दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन क्या है ना? गलत है, क्योंकि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन अगस्त 2023 में भारत में नहीं बल्कि कहाँ आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कहाँ पे? तो अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया था। इसलिए पहला कथन केवल सही है, इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसका 137 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। प्रश्न संख्या 137 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला कथन है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अर्थात टीआई ने भ्रष्टाचार धारणा, करप्शन प्रोसेस, एक मिनट कहाँ गया ये, थोड़ा जूम करते हैं इसको बढ़ाना। ठीक है, हाँ कह रहा है
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल टीआई ने भ्रष्टाचार धारण करप्शन प्रेसिपिटेशन इंडेक्स सीपीआई 2023 जारी किया। तो पहला कथन क्या है? सही है। पहला ही कथन इसमें क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है इस रैंकिंग के लिए 0 से 100 के पैमाने का उपयोग किया जाता है, जहां 0 अत्यधिक भ्रष्ट और 100 बहुत ईमानदार का सूचक है। ये भी कथन क्या है? सही है। और तीसरा कह रहा है भ्रष्टाचार के मामले में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ, इस सूचकांक में भारत का 85वां स्थान है। तो तीसरा कथन क्या है? गलत है, क्योंकि इसमें जो भारत का स्थान है, देखिए तीसरा कथन क्या ना इसमें गलत है, क्योंकि भारत का जो 85वां स्थान नहीं था, कितना था? 93 अच्छा 93 स्थान था, इसलिए तीसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही होगा। पूछा कौन सही नहीं है, तो केवल 3 सही नहीं, 1 और 2 सही है। तो अब देखेंगे केवल 3 किस ऑप्शन में है, तो केवल 3 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद 138 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों का प्रयोग करके सही कूट का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने एक आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र राहत वाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। पहला कथन जो इसमें पूछा कहा है कि सही कूट का चयन करना है। ठीक, तो पहला कथन क्या है? इसका पहला कथन क्या है? सही है। और दूसरा कह रहा है राहत वाड़ी केंद्र की स्थापना वाराणसी में की जाएगी, जिसमें 6 कर्मियों की एक टीम होगी। दूसरा कथन क्या है? देखिए जो दिया है कि इसकी स्थापना वाराणसी में की जाएगी, तो दूसरा कथन क्या है? गलत है, क्योंकि इसका स्थापना वाराणसी में नहीं किया जाएगा, बल्कि स्थापना कहाँ किया जाएगा? इसकी स्थापना लखनऊ में किया जाएगा। कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ की एक लाल बाग क्षेत्र है, वहीं पे इसकी स्थापना की जाएगी। तो दूसरा कथन क्या है? गलत है। पूछा सही कूट का चयन कीजिए, इसलिए केवल एक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। बस 2 प्रश्न है, जल्दी से इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 139 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों का प्रयोग करके सही कूट का चयन कीजिए। हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया। देखिए ये तो प्रश्न अब 2024 का पूछेगा नहीं, 2000 जो भी प्रश्न पूछना होगा तो 2025 का ही पूछेगा। तो ये हम लोग प्रश्न को कैंसिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पूछने की संभावना बहुत कम है, तो इसको झूठ मूठ में क्या देखें हम लोग। क्योंकि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हर 6 महीना बाद आता है, तो जो लेटेस्ट होता है उसी से संबंधित प्रश्न पूछता है। चूँकि वो 2024 का था, तो उससे बहुत कम संभावना प्रश्न पूछने का। सीधे हम लोग 2140 प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा किताब आई हैव द स्ट्रीट्स बुक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? रविचंद्र अश्विन। प्रश्न संख्या 40 रोबिन शर्मा, चेतन भगत या सचिन तेंदुलकर। तो ये जो है आई हैव द स्ट्रीट्स बुक का जो विमोचन किया गया, ये रविचंद्र अश्विन के द्वारा किया गया था। और ये भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन अपनी आत्मकथा आई हैव टू द स्ट्रीट्स, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का विमोचन 10 जनवरी कब किया था? 10 जनवरी 2024, 10 जनवरी 2024 को। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और बस इसके 2 सेट और बचेंगे, उसके बाद से तुरंत एक दिन में हम लोग अगले 2 दिन में जीएस कर लेंगे। उसके बाद से 2 दिन के अंदर हिंदी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन में 5 सेट और एक दिन में 5 सेट। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।